हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महिमा एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद महिमा। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में जिसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परि का अर्थ होता है चारों ओर, संचरण का घूमने वाला, और तंत्र यानी अंगों का समूह। क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेजर पार्ट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा ब्लड, सेकेंड है हार्ट, और थर्ड है हमारा वेसल्स। ब्लड यानी रक्त, हार्ट हृदय, वेसल्स यानी नलिकाएं। नलिकाएं हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी जो नलिकाएं हैं वो होती हैं आपकी तीन, जिसे फर्स्ट को बोलते हैं अल्ट्री, सेकेंड है आपकी वेन, और जो थर्ड होती है बोलते हैं हम कैपिलरी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो आज का जो मेजर टॉपिक जिसे हमने माना हुआ है हार्ट, यानी हार्ट के थ्रू किस प्रकार से हमारा जो ब्लड है सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। तो उस चीज को आज हम क्लियर एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हार्ट। हार्ट है क्या? तो हार्ट हमारी हृदय मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है। ठीक है ना। जो कहाँ पर स्थित रहता है? ये जो हार्ट है हमारा, देखिए ये है हमारी स्टर्नम। इसे क्या बोलेंगे? ये हमारी स्टर्नम है। ठीक है ना। स्टर्नम, अब देखिए ये हमारी रिब्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी टोटल हमारी पेशियां कितने, यानी जो हमारी पसलियां होती हैं कितनी होती हैं? 24 होती है ना। एक साइड में 12, दूसरी साइड में 12। ठीक है। ये हमारी स्टर्नम है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारी जो 11 और 12 दोनों साइड की, बोथ साइड, ठीक है ना। 11 जो 12 होती है इन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। कौन सी रिब्स बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। अगर बात करें यहाँ पर 8 9 और 10 रिब्स की, तो इन्हें बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स। कौन सी बोलेंगे? फॉल्स यानी असत्य पसलियां। बात करें यहाँ से 1 से लेकर 7 तक, ये होती है हमारी सत्य पसलियां। तो सत्य पसलियां, असत्य पसलियां और फ्लोटिंग रिब्स, इनके ये नाम क्यों दिए गए हैं ये सब हम उस वीडियो में कवर करेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र कंप्लीटली। ठीक है ना। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हम पढ़ रहे हैं हार्ट। तो अभी इसको हम देखते हैं, पहले समझ ले रहे हैं कहाँ पर है। ठीक है। इधर देखिए, इधर ऐसे करके ये होते हैं हमारे लंग। ठीक है। ये क्या है? हमारे लंग, फेफड़े। ठीक है। अब देखिए जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो फेफड़ों के बीच में, किसके बीच में? फेफड़ों के बीच में जो हमारी चेस्ट कैविटी रहती है, यानी जो बच्छी गुहा, ये जो हमारे दिख रही है ना, ये जो पसलियां हैं, पसलियों के बाएं भाग की तरफ, यानी बाएं भाग की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है। यहाँ पर हमारा हार्ट रहता है। क्या रहता है? हार्ट। ये कहाँ पर है? देखिए ये वाली 2 से लेकर 6 दिख रही है ना, ये जो हमारी रिब्स रहती हैं। क्वेश्चन आता है कि जो हमारा हार्ट है वो कौन सी रिब्स के बीच में रहता है? तो 2 से लेकर 6 तक की जो रिब्स रहती है इसके बीच में रहता है हमारा, क्या रहता है? हमारा हार्ट। ठीक है। यहाँ पर इसके बीच में। तो ये जो पसलियां होती हैं ये क्या करती हैं? ये बाहरी आघातों से हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है। और भी कोई प्रोटेक्ट करता है इनको? बिल्कुल। इनका खुद का अंग भी तो होते हैं, इनके खुद के भी तो पार्ट है हार्ट के, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से वो पार्ट है जो उसे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो उस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारा हार्ट। हार्ट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन हार्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, बट मुझे उसमें लगेगा टाइम बनाने में। और तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपको जैसा समझ में आता है वैसे ही से ही काम चला लिया जाए। तो देखिए ये जो हमारा हार्ट रहता है ये हमारा हृदय है। ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा कोमल मांसपेशियों से बना रहता है। तो बाहरी आघातों से इसमें परेशान होने वाली दिक्कत तो हो ही जाएगी भैया। बाहरी आघातों से बचाने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक आवरण रहता है। क्या रहता है? एक आवरण। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुसी आवरण कह सकते हैं, या हृदय आवरण कह सकते हैं। फुफ्फुसी आवरण नहीं, सॉरी, हृदय आवरण कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे? हृदय आवरण। जिसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम।
अब जो पेरिकार्डियम है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो देखिए समझिए, यहाँ पर एक लेयर ऐसे होती है, ठीक है, एक लेयर यहाँ पर रहती है, देखिए 3 लेयर दिख रही होंगी आपको, अभी मैं समझाती हूँ कौन कौन सी लेयर है। तो देखिए समझिए, इस लेयर को तो हम बोलते हैं, ये कौन सी लेयर होती है, ये होती है हमारी फाइब्रस लेयर, ठीक है, कौन सी लेयर है ये हमारी फाइब्रस लेयर है, यानी रेशीय परत कहेंगे इसे। अब देखिए आपको 2 लेयर और दिख रही होंगी, एक लेयर ये वाली और एक लेयर ये वाली, 2 लेयर दिख रही है ना, एक और एक। ये जो लेयर दिख रही हैं इन्हें हम बोलते हैं सीरस लेयर। ये कौन सी लेयर है दोनों, ये है हमारी सीरस लेयर। अब इनके बीच में देखिए फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इनके बीच में, इनके बीच में भरा हुआ है फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसे, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं ये क्या है, तो देखिए समझिए, एक फाइब्रस लेयर दिख रही है ना ये वाली, और 2 सीरस लेयर, कौन कौन सी, 2 सीरस लेयर, 1 2 दिख रही है ना, इन दोनों को मिलाकर प्लस कर देंगे, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वही हमारा क्या रहता है, वही है हमारा पेरिकार्डियम यानी हृदय आवरण, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है हृदय आवरण किन किन परतों से मिलकर बना होता है, तो जो हृदय आवरण है हमारा कौन कौन सी परतों, 3 परतों से बनकर बना होता है, किससे, 2 तो होती है हमारी सीरस लेयर, कौन सी है, 2 सीरस लेयर है, और एक थर्ड है हमारी कौन सी लेयर, फाइब्रस लेयर, जिसे हम रेशीय परत भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, वही फ्लूइड क्या करता है, हमारे इस हार्ट को, ये लसलसा एक तरल पदार्थ रहता है जो क्या करता है, बाहरी आवरणों से हमारे हार्ट की क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया होगा। तो किस प्रकार से ये प्रोटेक्ट, यानी इसका प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से लेयर है, हमें समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से डीपली क्वेश्चन आता है, तो किस तरीके से बन सकता है कि जो हमारा ये फ्लूइड भरा रहता है ना, ये किन 2 परतों के बीच में भरा रहता है। तो बच्चों के माइंड में क्या आता है कि एक तो हमारी फाइब्रस लेयर होती है, एक सीरस लेयर के बीच में रहता है, नहीं, ये जो हमारा फ्लूइड रहता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये हमारी 2 सीरस लेयर के बीच में भरा रहता है। ये तो बाहर की लेयर है जो हमारे रेशीय परत आपको दिख रही है। क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं जो हार्ट, ये इसके बारे में थोड़ा समझ ले रहे हैं, ये कितना बड़ा होता है, कैसे क्या है। तो देखिए हार्ट की जो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हार्ट का वेट, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, हार्ट के वेट की। तो जो एवरेज वेट होता है हार्ट का, जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है हमारा, 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम होता है। क्लियर हो गया। एक हम पुरुष की बात करें, मेल का कितना होता है, अगर मेल की बात करें तो रहता है ये 280 से 340 ग्राम, कितना रहेगा हमारा, 280 से 340 ग्राम। अगर एक फीमेल हार्ट की बात करें तो एक फीमेल में रहता है हमारा ये 230 से 280 ग्राम। क्लियर हो गया। अगर एक चाइल्ड, एक बच्चे की बात करें, जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसकी बात करें तो उसका कितना रहता है, एक चाइल्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके में रहता है 20 से 25 ग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा, जीके का क्वेश्चन बन सकता है, जो सबसे बड़ा जो हार्ट है, यानी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा वजन वाला जो हार्ट रहता है वो किसका होता है, वो होता है व्हेल का। ये जो मछली होती है ना, व्हेल मछली, ठीक है, उसका रहता है 280 केजी। देख रहे हो कितना है, ठीक है ना। यहाँ तो 280 ग्राम था सिर्फ, यहाँ 280 केजी हो गया। ये किसका है, ये व्हेल का। ये सबसे अधिक वजन वाला हृदय होता है। क्लियर हो गया। तो हमने वेट समझ लिया कितना कितना है। तो एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। जो हमारा एवरेज वेट रहता है हार्ट का वो 300 ग्राम है। अगर हम बात करें एक मेल, एक पुरुष के हृदय की, तो रहता है ये 280 से 340 ग्राम। अगर हम बात करते हैं महिला के हृदय की तो वो रहता है हमारा 230 से 280 ग्राम। एक शिशु की बात करते हैं 20 से 25 ग्राम। और 280 केजी यानी किलोग्राम किसका रहता है, ये व्हेल मछली का रहता है। क्लियर हो गया होगा। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारा, वो किस तरीके से रहता है और किस प्रकार से प्रवाहित होता है। किस अशुद्ध हम पढ़ते हैं ना कि हृदय हमारा
प्योर है, यानी जो हमारा ब्लड है प्योर है इम्प्योर है, तो ये क्या प्योरिटी है इसकी, क्या इसमें गंदगी भर जाती, झाड़ू वगैरह लगा के हम कुछ गंदगी करते थे, कचरा नहीं, ऐसा नहीं रहता। ये ब्लड होता है हमारा, कैसे अशुद्ध होता है और कैसे शुद्ध होता है, तो चलिए वो पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो पहले तो हम किस प्रकार से, देखिए अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जाने के लिए सबसे पहले हमें रास्ता पता होना चाहिए और वो फिक्स प्लेस पता होना चाहिए, तभी तो हम जा पाएंगे ना। तो सबसे ब्लड सर्कुलेट किस प्रकार से हो रहा है उसे समझने से पहले हम हृदय से ही परिचित हो जा रहे हैं कि हृदय के पास कौन कौन से अंग हैं, क्या है। तो देखिए चलिए समझिए, ये हमारा हार्ट है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, हार्ट के स्ट्रक्चर पे मत जाना, ठीक है, उसे समझिए अच्छे से। देखिए जो हमारा हार्ट है तो ये दो भागों में डिवाइड रहता है, ठीक है ना। कितने भागों में डिवाइड रहता है, जो हमारा हृदय है दो पार्ट, हमारा हृदय कितने भागों में डिवाइड रहता है, दो भागों में डिवाइड रहता है, ठीक है। ये किसकी वजह से, एक मसल होती है जिसकी वजह से, जिसका नाम है सेप्टम, ठीक है। कौन सी मसल, तो क्वेश्चन आ जाएगा जो हृदय हमारे दो भागों में, मेजर दो पार्ट में जो डिवाइड रहता है वो कौन सी मसल्स उसे डिवाइड करती है, इसका नाम है सेप्टम, ठीक है। ये सेप्टम, तो ये ऊपर का जो भाग रहता है उसे हम बोलते हैं अलिंद, क्या बोलेंगे, अलिंद। और जो नीचे का भाग रहता है उसे बोलते हैं हम निलय, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके अलिंद भी दो भागों में, निलय भी दो भागों में, टोटल हमारे 4 कोष्ठ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हृदय का ये दायां भाग रहता है, ये कौन सा भाग है, दायां, और ये जो भाग रहता है ये है हमारा बायां, यानी ये पूरा का पूरा बायां है और ये पूरा का पूरा दायां है। ऊपर की बात करें ये हमारा अलिंद है, नीचे की बात करें हमारा निलय है। तो देखिए ये अलिंद है हमारा, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ अलिंद, अलिंद, ठीक है। कौन सा है, ये बायां है और ये कौन सा है, दायां है। इधर की बात करें ये हमारा निलय है, कौन सा निलय, ये दायां निलय है, ठीक है। ये कौन सा निलय है, ये हमारा बायां निलय है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, होप सो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा ब्लड किस प्रकार से आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो लाने के लिए, ले जाने के लिए कौन कौन सी वाहिकाएं, अभी हम बात कर रहे थे ना वाहिकाओं के बारे में, तो थोड़ी चलिए इनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका ले लेते हैं, ताकि हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से क्लियर करें तो हमें दिक्कत ना आए किस प्रकार से। तो देखिए वाहिकाएं अभी मैंने आपको बताई थी, जो वाहिकाएं रहती है वो होती है हमारी 3 प्रकार की। पहली मैंने बताई थी आपको धमनी, ठीक है, और दूसरी कौन सी बताई थी आपको, यानी धमनी यानी अल्ट्री, दूसरी वेन थी, तीसरी कौन सी थी, कैपिलरी थी, यानी शिरा, धमनी और केशिकाएं, ठीक है, 3 प्रकार की। तो सबसे पहले बात करते हैं शिरा की, अब फिर बात करेंगे धमनी की, और केशिका को हम थोड़ा सा लास्ट में लेते हैं, अच्छे से समझाएंगे बढ़िया से, क्योंकि दिन में रहती है थोड़ी सी कंफ्यूजन, बच्चे कोशिका समझ लेते हैं, ये कोशिका नहीं है, ये केशिका है, ठीक है। इन दोनों के बीच का रूप रहता है, ये कैसे इन दोनों के बीच का रूप है समझते हैं। देखिए जो सिरा होती है इनमें रक्त जो बहता है वो बहता है अशुद्ध, ठीक है, धमनी में रक्त बहता है शुद्ध। याद कैसे रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन पॉइंट हो जाता है कि याद कैसे रखें। तो देखिए बहुत सिंपल है, धमनी, सिरा, अशुद्ध, शुद्ध, चारों को अगर मिला देंगे ना तो हमें कितने अक्षर मिलते हैं, हमें 10 अक्षर मिलते हैं। बस ये आधा जो हाफ लेटर है ना इसे काउंट मत करिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 हो गए टोटल। 5 का डिवीजन कर लीजिए, कहने का मतलब ये है कि 5 ले, जैसे देखिए दोनों साइड में 5 ले लीजिए। जैसे मैंने कहा सिरा, तो सिरा में कैसा रक्त बहता है, तो सिरा में मैं कहूँगी कि सिरा में कितने लेटर हैं, 2 हैं, तो हमें कितने चाहिए 5 करने के लिए, 3 चाहिए, और 3 किसमें है, अशुद्ध में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ धमनी, तो धमनी में ऑलरेडी 3 है, और जब धमनी में ऑलरेडी 3 है, हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, 2 यानी शुद्ध, क्लियर हो गया। तो शिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त, धमनी में बहता है शुद्ध रक्त। अब बात करते हैं कि जो सिराएं, जब विभिन्न सिराएं, अब ये करती क्या है, तो देखिए जो सिराएं होती हैं अशुद्ध रक्त को, जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, कोई गंदगी उसमें मिक्स हो गई, नहीं, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो CO2 वो पर्याप्त मात्रा में होती है, वो कौन सा होता है हमारा अशुद्ध, और जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, जितनी नीड रहती है, तो वो हो जाता है हमारा शुद्ध। तो समझिए इनका कार्य क्या रहता है। जो सिराएं होती हैं ये क्या करती हैं, विभिन्न अंगों से
शरीर के विभिन्न अंगों से, किसे छोड़कर, एक फेफड़े को छोड़कर, ठीक है ना, लंग्स को छोड़कर, फेफड़ों को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त को कहाँ तक लेके आती हैं, हृदय तक लाने का जो कार्य करती हैं वो होती हैं शिराएं। ठीक है, शिराओं का कार्य क्या रहता है, शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से, सिर्फ किसे छोड़कर, हमारे फेफड़ों को छोड़कर, जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लाने का जो कार्य करती हैं वही शिराएं कहलाती हैं। जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ये क्या करती हैं, ये हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शिरा। तो शिरा, अब एक हमने पढ़ा होगा महाशिरा, पढ़ा नहीं होगा अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, महाशिरा। तो ये महाशिरा या महाधमनी क्या होती है, तो जहां विभिन्न प्रकार की शिराएं मिल जाती हैं, ठीक है, जहां विभिन्न प्रकार की शिराएं। अच्छा देखिए, मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कभी कहीं कहीं पानी की टंकी होती है ना, देखा है जहाँ पानी की टंकी होती है, तो वहाँ पानी की टंकी से तो जो समर रहती है, ट्यूबवेल रहता है, वहाँ से टंकी में भरता जाता है पानी, तो उस टंकी से पाइप निकलते हैं, देखा है, वहाँ से छोटे छोटे पाइप जो अलग अलग गलियों में जाते हैं, फिर हमारी गली में आते हैं, तो एक पाइप आएगा, फिर वहाँ से भी उसका डिवीजन होगा, ठीक है, इसके घर में जाना है, कल रामू के घर में जाना है, श्यामू के घर में जाना है, तो कुल मिला के ये है, वहाँ से उनका डिवीजन हो रहा है, डिवाइडेशन होता है ना, वैसा ही सेम यही है। शिरा एक ऐसा बढ़िया सा पाइप मान लीजिए, एक बहुत बड़ा पाइप, ठीक है, उस बहुत बड़े पाइप में जो यानी महाशिरा फिर डिवीजन रहता है उनका, तो वो क्या बन जाती है, हमारी शिराएं बन जाती हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगी उनको भी, ठीक है, अच्छे समझ लीजिए। तो जहाँ विभिन्न धमनियां मिलकर एक पाइप का निर्माण करती हैं वो हमारी महाधमनी होती है। कौन सी होती है, महाधमनी। अभी हमने कहा शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी होती है उनमें अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब विपरीत हो जाता है। जैसे शिरा में बह रहा है अशुद्ध रक्त, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होती है, कौन सी शिरा होती है, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा का मतलब, फुफ्फुस और शिरा धमनी का मतलब क्या, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, फेफड़े का एक नाम फुफ्फुस भी तो है ना, जैसे इंग्लिश में लंग्स है, और हिंदी का एक इसका पर्यायवाची है जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुस। तो उनमें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पर शिरा में यहाँ बहेगा अशुद्ध, वहाँ बहेगा शुद्ध, इनमें शुद्ध उनमें अशुद्ध। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, चलिए देखो। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारी शिराएं हैं, देखिए ऐसे। तो शिराएं क्या करती हैं, शिराएं यानी महाशिरा, ये महाशिरा हो गई ऐसे। तो ये होती है जो, देखो दो महाशिराएं होती हैं, ठीक है ना, एक होती है, एक को बोलते हैं हम सुपीरियर, एक को बोलते हैं हम इंफीरियर। तो सुपीरियर, अब मान लीजिए हार्ट मेरा इधर है ना, तो ऊपर से भी तो अंग तो मेरे ऊपर भी हैं, देखो ये सारे अंग हैं, हार्ट से तो ऊपर ही है ना ये, और ये नीचे से पैर वगैरह हैं, ये सारे ऊपर ऐसे करके आ रहे हैं। तो कुछ अंग मेरे नीचे हैं, अंग नीचे का मतलब ये है हार्ट से नीचे वाले, और कुछ अंग हार्ट से ऊपर वाले। तो शिराएं तो पूरी बॉडी में है, तो ऊपरी अंगों से रक्त को जो महाशिराएं लेकर आती हैं उन्हें बोलते हैं हम इंफीरियर। कौन सी बोलेंगे, इंफीरियर। और निचले हिस्सों से लेकर आती हैं उन्हें बोलते हैं सुपीरियर। तो याद रखिए लाइन, ठीक है ना। तो ये देखिए महाशिराएं हैं, महाशिराएं अशुद्ध रक्त को कहाँ पर लेकर आएंगी, दाएं लिंग पर लेकर आएंगी। कहाँ लेकर आएंगी, ये दाएं लिंग में लेकर आएगी। कौन लेकर आएगा, ये महाशिराएं लेकर आएंगे। अब महाशिराएं जब दाएं लिंग में रक्त को लेकर आती है, ये रक्त होता है हमारा अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। कैसा रक्त होगा, ये अशुद्ध रक्त। अब देखिए यहाँ पर कपाट रहते हैं जिन्हें बोलते हैं त्रिपर्ती कपाट। कौन से कपाट बोलते हैं, त्रिपर्ती कपाट। तो देखिए ये ब्लड आ रहा है, हमारा अशुद्ध रक्त आ गया है, ऐसे करके अशुद्ध रक्त इनमें एंट्री करेगा ऐसे करके। ये क्या है हमारा दायां लिंग। तो क्वेश्चन आता है कि महाशिराओं से रक्त हृदय के किस भाग में जाता है। तो महाशिराओं से जो रक्त है वो हृदय के कौन से भाग में आएगा, दाएं लिंग में आएगा। किस में आएगा, दाएं लिंग में। दाएं लिंग के थ्रू इन कपाट में आता है, दिख रहे हैं ये कपाट दिख रहे हैं। इन्हें कौन से कपाट बोलेंगे, इन्हें कहेंगे त्रिपर्दी कपाट। कौन से कपाट है ये, त्रिपर्दी कपाट। कपाट यानी गेट, ठीक है। ये त्रिपर्दी कपाट कहाँ पर पाए जाते हैं, ये दाएं लिंग में होते हैं। अब देखिए ये जो रक्त है यहाँ आ रहा है धीमे 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 करके, यहाँ एक चंद्राकार कपाट और रहता है, ठीक है। ये चंद्राकार कपाट, चंद्रमा रहता है ना हमारा, देखे हाफ मून, ये वैसा ही तो शेप नजर आ रहा है। ये इसको क्रॉस करते हुए खोलते हुए रक्त देखो यहाँ आ जाता है, यहाँ पे ऐसे करके। ये चंद्राकार हिस्सा रहता है इसका, ठीक है ना। यहाँ भी रक्त हमारा कैसा है अभी
अशुद्ध ही है और अशुद्ध रक्त है, बहुत धीमे 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 बह रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो कपाट होते हैं ये एक साइड के होते हैं। एक साइड का मतलब ये है कि यहाँ से रक्त अंदर तो जा सकता है लेकिन वापस लौट कर नहीं जा सकता। यानी देखो ये ब्लड यहाँ तो आएगा लेकिन वापस नहीं लौट कर जाएगा, ये बंद हो जाते हैं। कभी कभी देखा है किसी ऑफिस में, जैसे मैं पता नहीं कौन सी एक ऑफिस में गई थी, वहाँ के जो गेट थे ऐसे लॉक थे, उसमें साइड है ना, एंट्री कर लो ऑटोमेटिकली बंद, फिर उधर से जब वापस आओगे तब आपको खोलने पड़ेंगे, लेकिन इधर से जाने के लिए आपको खोलने नहीं है, आराम से ऐसे कर दो खुल जाते हैं। तो वैसा ही कुछ इनका सिस्टम है, ठीक है। ये जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है तो ब्लड के फ्लो के साथ में ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब तक ब्लड आता रहता है ओपन रहते हैं, यानी ये वापस इनमें सिस्टम ऐसा रहता है कि हमारा ब्लड वापस नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक हमारा ब्लड आया, अब ये क्या है हमारा दायां निलय, अच्छे से समझते जाना, अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगी इसी से। दायां निलय यहाँ पर होती है हमारी फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी होगी? फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना, फुफ्फुस धमनी। अब देखिए समझिए, यहाँ पर होते हैं हमारे लंग्स, फेफड़े। मान लीजिए ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे फेफड़े हो गए, अच्छे से जो भी है, ठीक है। अब हमारे फुफ्फुस धमनी क्या करती है, ये है फुफ्फुस धमनी, और मैंने बताया था ना फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। फुफ्फुस धमनी क्योंकि देखो ये फुफ्फुस वाली तो फुफ्फुस से तो कनेक्ट हो रही है, यानी फेफड़ों से तो कनेक्ट हो रही है, तो इसलिए फुफ्फुस धमनी हो गई। देखिए समझिए, यहाँ लिख दे रही है मैं नाम, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इसमें रक्त कैसा बह रहा है, अशुद्ध ही है, क्योंकि अभी तक ये शुद्ध नहीं हुआ है, समझते चलो, ये अशुद्ध रक्त ही आ रहा है। पहले कहाँ पे आया, दायां लिंग में आया, फिर कहाँ पे आया, ये त्रिबलई कपाट या त्रिपर्दी कपाट कहते हैं, इनकी तरह होते हुए चंद्राकार कपाट से होते हुए ये हमारी एंट्री किसमें कर देता है, ये एंट्री करता है फुफ्फुस धमनी में। फिर होता क्या है, फुफ्फुस धमनी से रक्त जाता है हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों में क्या होती है, हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाला है ना, पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। फिलहाल ये समझ लीजिए, यहाँ पर ब्लड को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। जब यहाँ पर ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये जो ब्लड होता है ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लड हमारा शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो ये शुद्ध ब्लड, अब देखो यहीं पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कौन लगा हुआ है, ये हमारी फुफ्फुस सिरा है। कौन सी सिरा है, ये फुफ्फुस सिरा है, ठीक है। और ये अभी हमारी कौन सी थी, ये महाशिरा थी। मैं नाम लिख दे रही साथ साथ में, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये फुफ्फुस सिरा है, तो फुफ्फुस सिरा में रक्त कैसा हो गया, शुद्ध। अभी मैंने नीचे लिखा था ना कि शिराओं में तो बहता है अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त बहता है बेटा, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये जो शुद्ध रक्त था, जिसमें क्या मिल गई है, जिसमें मिल गई है ये ऑक्सीजन, इसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा ज्यादा थी। तो जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलने के बाद में ये फुफ्फुस सिरा कहाँ पर जाएगी, ये जाती है हमारे इस पार्ट में, जिसका नाम है हमारा वाया अलिंद, ठीक है। ये शुद्ध रक्त को, यहाँ पर भी देखो दो कपाट रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं द्विपर्दी कपाट। तो द्विपर्दी कपाट कहाँ पाए जाएंगे, द्विपर्दी कपाट पाए जाते हैं बाएं अलिंद में, और त्रिपर्दी कपाट कहाँ पाए जाएंगे, त्रिपर्दी कपाट पाए जाते हैं हमारे दाएं अलिंद में, ठीक है ना। तो ये जो शुद्ध रक्त, अब कौन सा रक्त आ रहा है, ये देखो ये शुद्ध रक्त आ रहा है हमारा, ये शुद्ध रक्त आते हुए कपाट से होते हुए यहाँ आएगा। ये क्या है, ये हमारा बायां निलय। क्वेश्चन ये भी बनता है, जो बायां निलय होता है ना, ये हमारे हृदय का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय का सबसे मजबूत और बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा है, वो है हमारा बायां निलय। तो ये देखो शुद्ध रक्त ऐसे आ रहा है, ठीक है, किससे होते हुए, ये द्विपर्दी कपाट से होते हुए। जब ये शुद्ध रक्त आता है तो यहीं पर इनसे कनेक्ट होती है हमारी महाधमनी। क्या कनेक्ट होती है, हमारी महाधमनी कनेक्ट होती है, ठीक है। देखो ये महाधमनी में लेके आ रही है, ये महाधमनी, ये क्या करती है महाधमनी, इनमें रक्त कैसा, अभी तो ये शुद्ध रक्त है, तो महाधमनी में कैसा आ रहा है हमारा, शुद्ध रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन रहित। शुद्ध रक्त कैसा होता है, बहुत ही चमकीला, लाल चमकीला रहता है, ठीक है ना। जबकि अशुद्ध रक्त कैसा हो जाएगा, बैंगनी सा हो जाएगा या फिर काला सा हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती, CO2 की आगे मात्रा रहती है। तो ये देखो शुद्ध रक्त आ रहा है, ये तो महाधमनी है। अब महाधमनी से बेटा क्या होता है, महाधमनियों से ही हमारी फिर ये कोई डिवाइडेशन हो जाता है। ये तो अलग हो गई नीचे,
अब ये मत सोच लेना कि ये सी के ऊपर चढ़ी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जगह नहीं है तो मैं बना रही हूँ। तो देखो ये महाधमनी से धमनियाँ निकलती हैं और धमनियों में वो रक्त जाएगा। अब मैं केशिकाओं तक पहुंच रही हूँ, थर्ड पार्ट बताया था ना मैंने केशिकाएं, तो देखिए समझिए, महाधमनियों से ये ब्लड निकलेगा, महाधमनियों से निकल कर ये धमनियों में जाएगा, ठीक है। और धमनियों के जो परत होती है, जो लेयर होती है, बाहरी आवरण होता है, तो वो मोटा होता है उसका, ठीक है। इनमें जो रक्त होता है बहुत फ्लो के साथ बहता है, बहुत बढ़िया से शुद्ध हो चुका है रक्त, बहुत फ्लो के साथ इनमें रक्त बहता है। तो ये जो रक्त बह रहा है इनसे होते हुए धमनियों से ये आगे जाके धमनियां भी बढ़ जाती हैं शाखाओं में। जैसे ऐसा समझ लीजिए पेड़ होता है, पेड़ का एक तना होता है, तो तना को तो समझ लीजिए महाधमनी, ठीक है। तना को हमने क्या समझ लिया, महाधमनी। फिर हमने देखा होगा तने बढ़ जाते हैं, आगे जाके शाखाओं में बढ़ते हैं, तो वो शाखाएं जो हो गई वो धमनियां हो गई। फिर आपने देखा और छोटी छोटी उनसे भी शाखाएं निकलती हैं, तो उनसे भी जो शाखाएं निकलती हैं उन्हें बोलते हैं हम धमनिका। क्या बोलते हैं, धमनिका। यानी पहले महाधमनी, महाधमनी में शुद्ध रक्त होगा, फिर महाधमनी से क्या होगा, आपकी धमनियां डिवाइडेशन हो जाएंगी, ठीक है, धमनियां ऐसे जो, ठीक है, धमनियां। फिर धमनियों से भी वो भी पतली पतली नलिकाओं में जाके बढ़ जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम धमनिकाएं, ठीक है। क्या बोलेंगे, धमनिकाएं। ये क्या कर रही हैं, ये रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। किसको पहुंचाने का कार्य करती हैं, रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, धमनियों के द्वारा। अब देखिए समझिए, अभी मैं क्या बताऊं, यहाँ पे मान लीजिए धमनियां हैं, अब धमनियां बट गई, ठीक है। अब धमनियां क्या बन जाएंगी, धमनिकाएं, इनमें भी जाके बट जाएंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनके धमनिकाएं। अब ये धमनिकाएं होंगी और अंदर तक जाएंगी, और अंदर तक जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये पतली होती जाती हैं, ठीक है। ये भैया पतली तो होंगी, देखा तना कितना मजबूत होता है, फिर हम एक पत्ती तक पहुंच जाते हैं। पत्ती और तने, पत्ती की जो लकड़ी होती है उसकी कंपेरिजन करें, है ना, और तने की कितना ज्यादा डिफरेंस रहता है, तो वही इनमें रहता है। ये मोटी थी, मोटी से होते होते बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं। फिर क्या होता है, यहीं पर ये अंगों के ऊतकों तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच जाती हैं, अंगों तक पहुंचती हैं। तो अंगों के जो ऊतक होते हैं, अंगों की जो कोशिका होती है, यानी वहां पर जहां पर अशुद्ध रक्त बहता है, ये वहां पर जब ऑक्सीजन छोड़ देती है, तो वहां पर जाके उनका ऑक्सीजन का, विभिन्न पोषक तत्वों का, ये पोषक तत्वों को भी तो लेकर जाती है ना, ठीक है। तो होता क्या है, वहां पर आदान प्रदान होता है, ऐसे समझ लीजिए। इधर से ये गई धमनिकाएं, ठीक है, ये धमनिकाएं, धमनिकाएं जाके परिवर्तित, फिर इधर से देखिए सिराएं आती हैं। सिराएं आती क्या, सिराएं बनती हैं, ये अंग है विभिन्न बहुत सारे, ठीक है। तो अंग क्या करते हैं, अंगों से ये फिर क्या करेंगे, शुद्ध रक्त को देंगे, उधर से अशुद्धियां इनको मिलती हैं, तो ये बहुत ज्यादा जब पतली होती है जाल सा बना लेती हैं। तो जो धमनिकाएं जाल सा बना लेती हैं, तो जो केशिकाएं अंदर जाकर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिवीजन में हो जाती है। धमनिकाओं के बाद का भी हिस्सा ऐसा समझ ले केशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो जो केशिका बहुत ज्यादा पतली होती हैं, फिर एक जाल सा बना लेती हैं। इन जालों से ही जिसका निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं हम शिराकाएं। क्या बोलते हैं उन्हें, शिराकाएं। फिर वो शिराकाएं आगे बढ़ते जाती हैं, फिर वो बन जाती हैं शिराएं, और फिर वो जो शिराएं होती हैं वो क्या बन जाती हैं, हमारी महाशिरा में परिवर्तित हो जाती हैं, और ये लेकर आती हैं अशुद्ध रक्त को, ठीक है। किसे लेकर आएंगे, अशुद्ध रक्त को। एक बार इस प्रोसेस को मैं एक और बार हल्के से बता दे रही हूँ आपको, यहाँ पर फिर से समझ लीजिए। ये हमारी महाधमनी है, ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी एक महाधमनी हो गई। यहाँ से धमनियां निकलेंगी, क्या निकलेंगी, धमनियां निकलेंगी, ठीक है। या फिर मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, ये महाधमनी है, ठीक है, महाधमनी। महाधमनी से क्या बनेगी, धमनी, छोटी 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 धमनी। फिर धमनी से क्या बन जाएंगी, धमनिकाएं। क्या बनेगी, धमनिकाएं। और धमनिकाओं से क्या बनती हैं, केशिकाएं। क्या बन जाएंगी, केशिकाएं। अब केशिकाओं में क्या होता है, केशिकाओं में पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में परिवहन होता है, आपस में आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। तो ये तो धमनिकाओं से शुद्ध रक्त गया था, शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन, पोषक तत्व गए थे, तो ये तो यहाँ पर ले लेती हैं, और फिर यहाँ से क्या करती हैं, यहीं सर ये बहुत ज्यादा पतली होती है, जाल सा बना लेती हैं, जो फिर इनका रूप ले लेती है। जैसे ये चलती आ रही थी प्रोसेस, अब इनकी प्रोसेस चलेगी। इनकी प्रोसेस यानी ये शिराकाएं हो जाएंगी फिर हमारी। अब यहाँ तक अभी तक शुद्ध चल रहा था, अब ये अशुद्ध हो गया, क्योंकि यहीं पर इनका आदान प्रदान हो जाता है पोषक तत्वों का। शिराकाओं से क्या बनती है, हमारी शिराएं बनती हैं, और शिराओं से फिर रक्त जो होता है हमारा किस में आ जाता है, फिर से दाएं रंग में चलता रहता है। क्लियर हो गया होगा। अब ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस होती है,
उस प्रोसेस को समझिए बहुत अच्छे से। उम्मीद है इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो मैं लास्ट में जब कंप्लीट कराने के बाद में बहुत अच्छे से आपको फिर से कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए जो ब्लड में आने की, जो ब्लड होता है हमारा, जो हार्ट होता है, ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। हार्ट का क्या कार्य रहता है, ये ब्लड को पंप करने का कार्य रहता है। पंप करने का नहीं, ले जाने का कार्य करता रहता है, ठीक है। तो यानी ये पंप करने के कार्य में 2 क्रियाएं भाग लेती हैं। कितनी क्रिया भाग लेती हैं? 2 क्रियाएं भाग लेती हैं, ठीक है ना। यानी अब जब ब्लड पंप करेगा किसी न किसी प्रेशर के साथ में तो करेगा ना, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ऐसे समझ लीजिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर से देखो तो मैं समझाऊं, ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल व्यक्ति का कितना रहता है, तो हमने कितना रहता है एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर? 120 mm ऑफ, ठीक है ना, 80 mm ऑफ H, ठीक है। ये क्या है? एक नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है ये, ठीक है ना, बीपी है। अगर हम बात करें एक अगर अधिक हो जाता है तब, ठीक है, अधिक या कम, तो अधिक के लिए देखिए, अधिक की बीपी, जब ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसमें क्या रहता है, तो ब्लड प्रेशर हाई प्रोसेस जो रहती है उसमें आपका कितना हो जाता है? आपका 140 mm, समझ लीजिएगा यही वाली पूरी चीज, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ, चलो लिख ही दे रही हूँ, ऑफ Hg, और कितना हो जाएगा इधर? 90 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये क्या है? ये हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी, ठीक है। ये कौन सा हो गया? हाई। अगर हम बात करें लो की, किसकी बात करेंगे? लो की, तो लो बीपी की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना रहता है आपका? तो जो लो बीपी रहेगा आपका रहेगा 90/60 mm ऑफ H। ये दोनों के लिए कॉमन वर्ड मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इस कंडीशन होती है आपकी 140/90 mm ऑफ Hg। इसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे इसे? हाइपरटेंशन, ठीक है। और जबकि ऊपर वाली को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे उसे? हाइपोटेंशन। क्लियर हो गया होगा? इसे हम बोलेंगे हाइपोटेंशन, और ये रहेगी हमारी हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इनमें कौन कौन सी, ये क्या है, ये जो 120, 80, ये क्या सिस्टम है? तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी, देखिए। देखिए, अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, थोड़ा सा करना है, देखिए, ठीक है, 120 mm ऑफ Hg, 80 mm। देखिए, ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें क्या करता है? इसे हम बोलते हैं सिस्टोल, और इसे बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल में क्या रहता है? इसमें जो ब्लड होता है, इसमें ये जो हार्ट होता है हमारा सिकुड़ता है, सिकुड़न, ठीक है, सिकुड़न कह सकते हैं इसमें, ठीक है, या फिर हम संकुचन कह सकते हैं। इसमें ब्लड क्या होगा हमारा, जो हार्ट होता है संकुचित होता है, संकुचित ऐसे करके, ठीक है। और जबकि डायस्टोल में क्या होगा? ये शिथिल होता है। इसमें क्या होगा? शिथिलन होगी, ठीक है। या बहुत ही आम भाषा में कहूँ, संकुचन, शिथिलन ना समझ में आ रहा होगा तो ऐसे समझ लीजिए, स्पंज होता है, स्पंज, ठीक है। स्पंज को देखा होगा, अगर स्पंज में कुछ भरा हुआ है, अगर उसे हम ऐसे पिचकाते हैं, सिकोड़ते हैं, तो उसमें जो भी, मान लो जब मैंने वाटर भर दिया, पानी भर दिया, कोई स्पंज है मेरे पास में, स्पंज को मैंने पानी भर दिया, तो पानी जो उसमें भरा हुआ है ऐसे करके उसे दबाएंगे, निचोड़ेंगे, तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलता है ना। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं और पानी डालते हैं उसमें, तो पानी भरता जाता है, ठीक है, तो उसमें भर जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए, जब हार्ट हमारा सिकुड़ता है तो ब्लड वहाँ से निकलता है, ठीक है। ब्लड जब हार्ट से निकलेगा, इसका मतलब प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? हमारी सिस्टोल कहलाएगी, ठीक है ना। और डायस्टोल का मतलब होता है कि हृदय में रक्त का आना,
ठीक है, हृदय में रक्त का आना क्या कहलाएगा हमारा, डायस्टोल कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या था, ये हमारा एक नॉर्मल व्यक्ति था। तो इसकी जो टाइमिंग कितनी होती है सिस्टोल की, सिस्टोल की जो टाइमिंग होती है आपकी कितनी जल्दी, यानी उसमें निकलने का कार्य, ब्लड जो निकलता है ना हार्ट से, कितना इसमें जो टाइम लगता है कितने सेकंड का रहता है हमारा, 0.3 सेकंड का। अगर बात करें हम डायस्टोल की तो इसमें जो टाइम रहता है हमारा 0.5 सेकंड का। ठीक है, यानी एक हार्ट बीट में कितने, एक हार्ट बीट में जो टोटल एक हृदय की जो धड़कन होती है उसमें जो टोटल टाइम लगता है हमारा कितना लगता है, तो काउंट कर लीजिए। ठीक है, इसी से हमारी एक हृदय की धड़कन बनती है। तो 0.3 और 0.5 सेकंड, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 0.8 सेकंड। ये किसका होता है, एक हार्ट बीट का टाइम रहता है हमारा। क्लियर हो गया। अब हमारा जो हार्ट होता है वो कितनी बार धड़कता है, एक धड़कन में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड। क्लियर। ठीक है, जिसमें जो सिस्टोल की प्रोसेस है वो कितना है, 0.3 सेकेंड है। डिस्टोल की प्रोसेस है वो कितना आपका 0.5 सेकेंड है। अगर बात करें कि क्या हमारा ब्लड कभी आराम करता है, कभी रेस्ट वाली पोजीशन में होता है, तो बिल्कुल होता है। तो देखिए इसमें टाइम कितना लग रहा है 0.3, इसमें कितना टाइम लग रहा है 0.5। तो दोनों के डिफरेंस में समय कितना बच रहा है, दोनों के डिफरेंस में अगर बात करें तो समय बच रहा है 0.2 सेकेंड। तो यही होती है हमारे हार्ट के आराम करने का समय। क्लियर हो गया। इन दोनों सिस्टोल और डिस्टोल दोनों जो प्रोसेस रहती हैं, इस क्रिया के बीच में जो समय मिलता है 0.2 सेकेंड्स का, उस क्रिया में जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, आराम करता है। अब समझिए अच्छे से, एक हमारा हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, यानी जो हार्ट बीट होती है 1 मिनट में हृदय की धड़कन जो हार्ट बीट है, ठीक है, 1 मिनट में कितनी होती है 72 बार। ठीक है ना, कितनी बार होती है 72 बार। ठीक है, अब समझिए एक हार्ट बीट में, ये 1 मिनट की थी, किसकी थी ये 1 मिनट की थी। अगर हम बात करें एक हार्ट बीट में, कितनी हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में जो ब्लड होता है, ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है हार्ट के द्वारा 70 ml ब्लड, ठीक है, पंप करता है। यानी जो हार्ट होता है हमारा क्या करता है, एक हार्ट बीट में, हार्ट बीट में बताई थी ना 0.8 सेकंड का समय लेती है एक हार्ट बीट। ठीक है, इसमें सिस्टोल की प्रोसेस कितनी होती है 0.3 सेकंड का टाइम लेती है, और डिस्टोल कितना टाइम लेती है 0.5 सेकंड का टाइम लेती है। टोटल मिला के 0.8 सेकंड का टाइम ले रही थी। तो उस वो कितनी थी एक हार्ट बीट। तो उस 0.8 सेकंड का जो टाइम लिया गया एक हार्ट बीट ने, उसने जो हार्ट से ब्लड को जो पंप करने का, लाने ले जाने का जो काम किया, वो कितने ब्लड का किया 70 ml का। ठीक है, अब जब एक हार्ट बीट इतना कर रही है तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में कितनी होती है, 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में होती है 72, इतना ही तो होती है। और जब एक हार्ट बीट कर रही है 70 ml, तो 72 कितनी करेंगी हमारी। ठीक है, तो 72 कितनी करेंगे, देखो 0 का 0 हो गया, इतना कितना 14 और इतना कितना हो गया 50। ठीक है, 50 ml। ठीक है, तो देखिए समझ लीजिए टोटल हमारा जो ब्लड है 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है हमारा हार्ट, तो कर रहा है 5040 ml। इसका मतलब ये हुआ कि 5040 हो गया, 40 तो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 5 लीटर। ठीक है, कितना कर रहा है 5 लीटर तो है ही है, ये 40 ml एक्स्ट्रा हो गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये बनता है कि 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है कितने ब्लड को पंप करता है, तो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा 1 मिनट में इतने ब्लड को पंप करता है, तो क्या हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा कुछ होता है, मतलब 1 मिनट में इतना कर रहा है तो 24 घंटे में कितना करता होगा, कि वो तो रेस्ट करता नहीं, ऐसा नहीं है। यही ब्लड बार बार क्या करता है, यही ब्लड बार बार शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से अशुद्ध, यही प्रोसेस चलती रहती है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सिस्टम। तो क्लियर था, एक हार्ट बीट समझ में आ गया। एक हार्ट बीट में कितनी प्रोसेस हो रही थी हमारी, 2 हो रही थी, सिस्टोल और प्लस डायस्टोल हो रही थी। ठीक है, सिकुड़ना और शिथिलन होना। ठीक है, सिकुड़ना यानी ब्लड का आना कितना टाइम, वो डिस्टोल में ब्लड का आना कितना टाइम ले रहा था 0.5, और सिस्टोल कितनी ले रही थी 0.3, टोटल मिला के कितना हो रहा था 0.8 सेकेंड का समय ले रही थी। कौन ले रही थी, एक हार्ट बीट ले रही थी। ठीक है ना, उम्मीद है इतनी बार समझ में आ रही होगी। अब देखिए समझिए, अभी हमने कहा कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति है,
जिसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो देखिए समझिए, एक नॉर्मल एक वयस्क व्यक्ति होता है, उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि एक बच्चे का हृदय, ठीक है, एक बच्चे की बात करें तो बच्चे का है वो कितनी बार करेगा? 150, ठीक है, कितना करेगा? 150, जबकि जो बच्चा गर्भस्थ शिशु होता है उसका करेगा 150, 160 से 200 बार, ठीक है। अगर हम बात करें किसी खिलाड़ी या फिर हम बात करें अगर कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है या फिर दौड़ते समय एक हृदय कितनी बार धड़कता है, तो दौड़ते समय की बात करें तो हमारा हो जाएगा 90 से 92, ठीक है। एक एथलीट की बात करें तो एथलीट का रहता है 60 से 62। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। एक बच्चे की बात करेंगे, जो छोटा बच्चा रहता है उसका कितना रहेगा? 150 बार। गर्भस्थ शिशु की बात करेंगे कितना रहेगा? 160 से 200 बार। अगर हम एक व्यायाम कर रहा है कोई व्यक्ति, रेस लगा रहा है, रनिंग कर रहा है, उसके कितने रहेगा? 90 into 95 है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, 90 से 95। अगर हम बात करें कि एथलीट की, ठीक है, तो उसका कितना रहेगा? 60 से 62। क्लियर हो गया? होप से इतना तुम्हें क्लियरली चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं हम किसकी? हमारे हार्ट की। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइए उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मैंने कोशिश की है जल्दी से करने की, लेकिन फिर क्या है, मैं और कुछ भी बताती इसमें, बट वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर कुछ भी फिर रहता है, वैसे तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट पार्ट लाने की, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।